ओके, सो जो एंजाइम इंड्यूसर्स होते हैं लाइक स्मोकिंग, वो डिक्रीज़ करते हैं थियोफाइलिन के इफेक्ट को। तो स्मोकर्स के अंदर हमें हाई डोज यूज़ करनी पड़ती है। और जो एंजाइम इनिबिटर्स होते हैं, एंजाइम इनिबिटर्स कौन से हैं, जो जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, क्लरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ये सब इसकी एक्टिविटी को बढ़ाते हैं, तो इसकी इंटॉक्सिसिटी कर सकते हैं। तो इसमें पेशेंट के जो हमने एडवर्स इफेक्ट्स पढ़े थे वो आ सकते हैं, जैसे कि सीजर्स, एरिदमियाज एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये हो गया, हमने ब्रोंकोडायलेटर यूज़ कर लिया। अब हम उल्टा चल रहे थे, ब्रोंकोडायलेटर कर लिया। दूसरा क्या था कि हम ल्यूकोट्रिन जो है उन ऐसे ड्रग्स यूज़ करें जो उसी को अफेक्ट करें। ठीक है, तो उसमें हमारे पास क्या होते हैं, एक तो लॉक्स इनहिबिटर्स, स्टीरॉइड्स, लॉक्स इनहिबिटर्स और ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अब देखो, इसके लिए हमें पूरा पाथवे पता होना चाहिए। ये बन कहाँ से रहा है, ल्यूकोट्रिन्स वगैरह हमें पता है। ये कहाँ से शुरू होती है बात, फॉस्फोलिपिड से। फॉस्फोलिपिड्स पे फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है और उसको कन्वर्ट करता है एराकिडोनिक एसिड में। अब एराकिडोनिक एसिड जो है उसमें दो चीज़ें एक्ट करती हैं, कॉक्स और लॉक्स। कॉक्स एक्ट करके प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाते हैं और लॉक्स एक्ट करके ल्यूकोट्रिन्स बनाते हैं, ल्यूकोट्राइन्स बनाते हैं। ठीक है, जो ल्यूकोट्राइन्स हैं वो आगे ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर पे लगते हैं और ब्रोंकोकंस्ट्रिक्शन कराते हैं। अब जो इसका फर्स्ट स्टेप था, फॉस्फोलिपिड से एराकिडोनिक एसिड कन्वर्जन, वो कैसे हम ब्लॉक करेंगे, हम स्टेरॉइड्स देंगे, तो वो है वो फॉस्फोलाइपेज A2 वाले स्टेप को होने ही नहीं देगा, तो ल्यूकोट्रिन्स बनेंगे ही नहीं। दूसरा, जो लॉक्स जिससे ल्यूकोट्रिन्स बन रहे थे उस पर हम एक्ट कर देंगे, तो वो किससे हम करते हैं, ये जो है लॉक्स इनहिबिटर्स, एग्जाम्पल क्या है उसका, ज़ाइल्यूटोन। ठीक है, ज़ाइल्यूटोन। और तीसरा क्या है कि ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर पे नहीं इसको लगने दे रहे हैं हम। ल्यूकोट्रिन ना ऐसे होते हैं, A4 होता है, फिर वो एक बनाता है B4, एक बनाता है C4D4। ठीक है, अब ये रिसेप्टर पे नहीं हम इनको एक्ट करने दे रहे हैं, C4D4 जो है। इसके एग्जाम्पल्स क्या है, वही जो मोंटेल्यूकास्ट, हमें पता है मेडिसिन है ना, मोंटेल्यूकास्ट और ज़ैफिरल्यूकास्ट। तो ये है। अब सबसे पहले आगे स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स को हम यूज़ करते हैं, हमें पता है अस्थमा में हमारे पास ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है स्टेरॉइड्स फॉर प्रोफाइलैक्सिस, ताकि एक्यूट अटैक ना हो। तो जो ड्रग ऑफ चॉइस है अस्थमा की वो क्या है, स्टेरॉइड्स। ठीक है, इट कैन ऑल्सो बी यूज इन एक्यूट अटैक अलॉन्ग विद ब्रोंकोडायलेटर्स, हमें पता है। ये क्या करता है, रिस्टोर द सेंसिटिविटी ऑफ बीटा-2 एगोनिस्ट और एंटी इंफ्लेमेटरी एक्शन है। दे डू नॉट दे मतलब वो ब्रोंकोडायलेशन करते नहीं है, इसीलिए हम इसमें ब्रोंकोडायलेटर के साथ दे रहे हैं इसको। ब्रोंकोडायलेशन ये नहीं कर रहे, ये बस उसकी उनकी मदद कर रहे हैं, उनकी सेंसिटिविटी बढ़ा रहे हैं, तो इसलिए हम ये साथ में देते हैं। अकेले स्टेरॉइड देने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे ये। उसके बाद कौन से होते हैं ये इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, ICS, हमने पढ़ा था बच्चों में, हम ब्यूडिसनाइड देते थे। ठीक है, एक होता है ब्यूडिसनाइड, दूसरा होता है हम बड़ों में क्या क्या दे सकते हैं, बेक्लोमेथासोन, फ्लूटिकासोन, फ्लूनिसोलाइड, ट्राइमसिनोलोन, मीमोटासोन, नहीं मोमिटासोन, मोमिटासोन, साइक्लोस साइक्लिसोनाइड। ये जो साइक्लिसोनाइड है ना, ये सॉफ्ट स्टेरॉइड है। ठीक है, सॉफ्ट स्टेरॉइड। क्या होता है, जो साइक्लिसोनाइड है ये एक प्रोड्रग है जो कि सिर्फ ब्रोंकस में जाके ही एक्टिवेट होता है, इसलिए हम इसको, ये कैंडिडियासिस नहीं कराता, इसलिए हम इसको सॉफ्ट स्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब जो ये इनहेलेशनल है ना, इसमें से जो दे 5% ऑफ द इनहेलेशनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड जो है वो ब्रोंकस तक पहुंचते हैं। 95% जो है वो रेस्पिरेटरी पाथवे में पहले ही जो है एपिथेलियम पे स्टिक कर जाते हैं और इम्यूनोसप्रेशन कराते हैं। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, ये ओरोफेरेंजियल कैंडिडियासिस करा सकते हैं अगर हमने मतलब अच्छे से इनको नहीं यूज़ किया तो। और हम जब अगर पेशेंट में कैंडिडियासिस होगी, अस्थमा के पेशेंट में ये सब लेने की वजह से, तो उसका ट्रीटमेंट क्या देंगे हम उसका भी ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। उसमें हम देंगे टॉपिकल निस्टैटिन और क्लोट्रिमाजोल। ठीक है, टॉपिकल निस्टैटिन और क्लोट्रिमाजोल इज यूज टू ट्रीट कैंडिडियासिस, टॉपिकल निस्टैटिन और क्लोट्रिमाजोल। ठीक है, उसके बाद गार्गलिंग हमें क्यों करनी चाहिए, ताकि कैंडिडियासिस ना हो, तो गार्गलिंग आफ्टर एवरी डोज विल प्रिवेंट दिस एडवर्स इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद लॉक्स इनहिबिटर ज़ाइल्यूटोन। उसके बाद ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हमने पढ़ लिया, ज़ैफिरल्यूकास्ट और मोंटेल्यूकास्ट। मास्ट, अब उसके बाद क्या था पाथवे में कि हाँ ल्यूकोट्रिन पे एक्ट कर दिया, या फिर तुम मास्ट सेल की डीग्रेनुलेशन ही ना दो, तो मास्ट सेल स्टेबलाइजर दे दो।
मास्ट सेल स्टेबलाइजर्स में क्या एग्जांपल होते हैं, सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, ये वैसे तुम भूल जाते हो तो इसको एक बार ढंग से पढ़ लो। मास्ट सेल स्टेबलाइजर के एग्जांपल हैं सोडियम क्रोमोग्लाइकेट, निडोक्रोमल, कीटोटिफिन, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ प्रोफाइलैक्सिस के काम आते हैं और इनहेलेशन रूट से दिए जाते हैं। उसके बाद एंटी IgE एंटीबॉडी कौन सी है, मोनोक्लोनल, ओमैलिजुमैब, ठीक है। ये भी इट इज़ यूज्ड फॉर प्रोफाइलैक्सिस और इसे हम ओमैलिजुमैब को हम सबक्यूटेनियस देते हैं, ठीक है। न्यू पॉइंट, ओमैलिजुमैब सबक्यूटेनियस। ओमैलिजुमैब लग रहा है ना ऐसे एब्डोमेन की तरह, ओ यहाँ बना होता है, सो सबक्यूटेनियस। एंटी इंटरल्यूकिन 5 मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ड्रग्स लाइक मेपोलिजुमैब एंड रेस्लीजुमैब। मेपोली और रेस्ली ये इंटरल्यूकिन एंटी इंटरल्यूकिन 5 हैं और ये दे आर नॉट इफेक्टिव ओरली, ठीक है। उसके बाद अस्थमा का ट्रीटमेंट तो हम एक 4 भी था, डुपीली पता नहीं है सब करके मैंने पेज में पढ़ाया, डुपीली, और एक बेनरा इंटरल्यूकिन 5 रिसेप्टर पे जो एक्ट करता था, याद करो कौन से, ओके। टास्क उसके बाद जीना गाइडलाइंस क्या होती हैं, ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा की गाइडलाइंस, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा क्या होता है, इनहेल्ड फॉर्मेट्रोल वाई लाबा प्लस ICS, लो डोज ICS, ठीक है। ड्रग ऑफ चॉइस फॉर मेंटेनेंस थेरेपी इज ऑल्सो सेम, तो मतलब चाहे एक्यूट अटैक का मेंटेनेंस है, एंड में तुमने वही दवाई याद रखनी है जो तुम्हारे पास है, अंत निचोड़ यही निकलता है। सो ये थी फार्मा, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिजियो की। फिजियो वैसे BTR में मोस्टली कवर्ड करती थी, पर हाँ एक बार के लिए ये जस्ट थोड़ा सा डिटेल में होता तो लेट्स गो थ्रू। तो फिजियो में क्या होता है, हमें पता है एयरवे के जनरेशन्स होती हैं, 23 एयरवे जनरेशन्स हैं, इसको हम बोलते हैं वीवल मॉडल। क्या क्या होता है, पहले होता है ट्रेकिया, फिर ब्रोंकाई, फिर ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, 16 तक ये हो गए। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक। अगर कभी एल्वियोलर डक्ट सैक वगैरह में कन्फ्यूजन हो, वैसे तो होगी नहीं क्योंकि मुझे पता है आपको आता है, बट फिर ऐसे याद रखना RDS, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर सैक, 23rd जनरेशन तक। ये फर्स्ट 16 जनरेशन जो है वो कंडक्टिंग एयरवे है, ये सिर्फ कंडक्ट करती है एयर को, यहाँ पे कोई गैस एक्सचेंज नहीं होती, इसलिए इसको हम डेड स्पेसेस भी बोलते हैं। हिस्टोलॉजी क्या है इस यहाँ पे हमें पता है, सूडोस्ट्रैटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर एपिथेलियम, क्योंकि यहाँ पे सीलियरी मूवमेंट होती है। क्या उसके अंदर होता है, सीलिया में डाइनिन, ठीक है। ये जो है इट हेल्प्स इन क्लियरिंग द स्पूटम, और डाइनिन एक तो डाइनिन जो है वो सीलियरी मूवमेंट क्लियरिंग स्पूटम में हेल्प करता है, और दूसरा इट हेल्प्स इन रोटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ये पॉइंट, ये जो है रोटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ये कहाँ काम आएगा तुम्हारा, कार्टाजिनर सिंड्रोम में, क्योंकि कार्टाजिनर सिंड्रोम में एक साइनस इन्वर्टस एक उसका वो होता है ना ट्रायड में, साइनोसाइटस, साइनस इन्वर्टस, ब्रोंकिक्टिसिस। उसके बाद स्टेम सेल्स क्या होते हैं इसमें, हमारे लंग में स्टेम सेल्स होंगी, एक तो बेसल सेल्स, दूसरा क्लारा सेल्स जो कि रीजनरेशन के लिए हेल्प करते हैं, और स्टेम सेल्स एक और होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। न्यूमोसाइट्स में पता है 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं टाइप 1 और एक होते हैं टाइप 2। जिसमें से टाइप 2 है वो है स्टेम सेल्स, ना कि टाइप 1, ठीक है। उसके बाद जस्ट अ सेकेंड, हाँ, सो स्टेम सेल्स हो गए बेसल, क्लारा और टाइप 2 न्यूमोसाइट्स। एयरवे स्मूथ मसल जो होता है उसकी जब कॉन्ट्रैक्शन होगी दैट इज ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन होगी, अगर वो एग्जैजरेटेड हो जाती है ब्रोंकियल अस्थमा। सब अब बेसिक लगेगा तो मैं जल्दी जल्दी पढ़ रही हूँ मैं। उसकी अगर रिलैक्सेशन होगी तो ब्रोंको डायलेशन होगी। ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन किस में होती है, पैरासिम्पैथेटिक, अभी पढ़ा है। पैरासिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में ब्रोंको डायलेशन, सिम्पैथेटिक एक्टिवेशन में बीटा 2 रिसेप्टर्स। ये ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन जो पैरासिम्पैथेटिक है ये कौन कौन कराता है, एसिटाइल कोलिन, हिस्टामिन, ल्यूकोट्रिन्स। ल्यूकोट्रिन्स मोस्ट पोटेंट होते हैं, तभी हम उसके अगेंस्ट कर रहे हैं ना यूज ड्रग्स। ब्रोंकोडायलेशन सिंपैथेटिक एक्टिवेशन से हो रहा है, ये कौन कौन करा रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड और प्रोस्टा ग्लैंडेंस।
नोट क्या है, एब्सेंस ऑफ डाइनिन अगर किसी में हो तो क्या होएगा, कार्टाजिनर सिंड्रोम, अंडर इनमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, इसमें होता है साइनस इन्वर्टस क्योंकि इम्प्रॉपर रोटेशन ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स होती है ड्यू टू इनएडिक्वेट सीलियरी मूवमेंट, और इसमें एस्थीरोस्पर्मिया भी होता है क्योंकि स्पर्म भी इमोटाइल होते हैं। ट्राइड क्या होता है कार्टाजिनर का, ब्रोंकाइटिस, साइनसाइटिस, साइनस इन्वर्टस। उसके बाद एल्वियोलर एयरवे, जो लास्ट 7 जनरेशन्स हैं वो गैस एक्सचेंज के काम आती हैं, इसको हम वो गैस एक्सचेंज या फिर रेस्पिरेटरी एयरवेज भी बोलते हैं। उसके बाद न्यूमोसाइट बताएंगे, ये जो एल्वियोलर एयरवे के सेल्स हैं 2 तरह के होते हैं, टाइप 1 न्यूमोसाइट, टाइप 2 न्यूमोसाइट। टाइप 1 न्यूमोसाइट, अब ना भी पिक्चर वाला क्वेश्चन आता है तो ऐसे याद रखना है कि जो लंबे लंबे लार्ज और एल्वियोलाई के आसपास ना लंबे लार्ज और फ्लैट सेल्स दिखाएंगे जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा लेकिन वो नंबर में कम होंगे, वो होते हैं टाइप 1 न्यूमोसाइट्स। ठीक है, एक होते हैं टाइप 2 न्यूमोसाइट्स जो कि छोटे होते हैं, ठीक है, उनका नंबर भी ज़्यादा होता है वो और ये हमारे पास इनका काम होता है स्टेम सेल फंक्शन, और इनका सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम क्या है, प्रोडक्शन ऑफ सर्फेक्टेंट, ये सर्फेक्टेंट बनाते हैं। ठीक है, तो सर्फेक्टेंट टाइप 2 न्यूमोसाइट से बनता है और ये जाके स्टोर होता है एज लैमेलर बॉडीज। सर्फेक्टेंट की बात कर रहे हैं तो सर्फेक्टेंट की बात कर लेते हैं। जो सर्फेक्टेंट होता है हमें पता है ये अपीयर होता है 28 to 32 वीक्स ऑफ जेस्टेशन में। ठीक है, सर्फेक्टेंट की कॉम्पोजिशन क्या होती है, तो सर्फेक्टेंट के स्ट्रक्चर में क्या होता है, एक उसमें होता है सर्फेक्टेंट का लिपिड, एक होता है प्रोटीन। ठीक है, लिपिड और प्रोटीन। लिपिड्स में होते हैं 2 चीज़ें, जो मेजर पार्ट होता है वो होता है लेसिथिन, जिसको हम डाईपार्मेटोइल फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बोलते हैं, DPPC। ठीक है, ये मेजर होता है। माइनर इसमें क्या होता है, स्फिंगोमाइलिन। सर्फेक्टेंट में प्रोटीन्स क्या होते हैं, A B C D। ठीक है, सर्फेक्टेंट प्रोटीन A B C D मेजर होते हैं, A और B, माइनर होते हैं C और D। अब नॉर्मल लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन जो है, लेसिथिन मेन है, ठीक है, तो नॉर्मल लेसिथिन और स्फिंगोमाइलिन की रेशियो होनी चाहिए मोर देन इक्वल टू 2। ठीक है, हम ये रेशियो चेक करते हैं टू असेस फीटल लंग मेच्योरिटी, फीटल लंग मेच्योर है या नहीं, तो हम उसमें लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो देख लेते हैं। ठीक है, और कैसे देख सकते हैं, एक तो ये सर्फेक्टेंट जाके लैमिलर बॉडीज में स्टोर हो रहा था तो फिर लैमिलर बॉडी की काउंटिंग कर लो। ठीक है, दूसरा ये लेस देन स्फिंगोमाइलिन की रेशियो निकाल लो। तीसरा हम क्या कर सकते हैं, शेक टेस्ट या बबल टेस्ट, जिसको हम क्लेमेंस टेस्ट भी बोलते हैं, इन एमनियोटिक फ्लूइड। एमनियोटिक फ्लूइड को ऐसे शेक करके बबल बुबल देख लो तो पता लग जाएगा उसके अंदर सर्फेक्टेंट है या नहीं। ये सर्फेक्टेंट करता क्या है, इट ब्रेक्स द स्ट्रक्चर ऑफ वाटर इन दी एल्वियोलाई। ठीक है, ये सरफेस टेंशन को जो है वो करता है कम। ठीक है, सरफेस टेंशन को कम करता है स्ट्रक्चर ऑफ वाटर को तोड़ के। इट डिक्रीजेज सरफेस टेंशन और देयरफॉर ये एल्वियोलर कोलैप्स नहीं होने देता, इट प्रिवेंट्स एल्वियोलर कोलैप्स। तो अगर तो सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी हो जाए एल्वियोलर कोलैप्स हो जाएगा, उससे हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज़ हो जाएगा। और इसका हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज़ अगर हो जाए उसमें हम ट्रीटमेंट क्या देते हैं, फार्मा इंटीग्रेशन, कि इसमें हम देते हैं ल्यूसिनेक्टेंट, मतलब बाहर से सर्फेक्टेंट देंगे बेसिकली, वेरी इजी। तो उसको हम क्या मार्केट में क्या आता है, उस ल्यूसिनेक्टेंट के नाम से आता है या फिर बेरेक्टेंट के नाम से आता है। बेरेक्टेंट या ल्यूसिनेक्टेंट ये सर्फेक्टेंट है जो हम बाहर से दे रहे हैं। ठीक है, और उसके अलावा ये किस लॉ पे काम करता है, लॉ ऑफ लैपलेस पे, दैट इज P = 2T/R, इस पे काम करता है। ठीक है, अब सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन की रेगुलेशन के बारे में बात करते हैं। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन बढ़ेगी कब, 2 चीज़ों से, या तो स्टेरॉयड से दैट इज कॉर्टिसोल से, ठीक है, ये, और या फिर थायराइड हार्मोन से। थायराइड हार्मोन इसकी प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं और स्टेरॉइड्स, तभी हम, वैसे तो कॉर्टिसोल हो गया एक स्टेरॉयड, ठीक है, बॉडी में बढ़ाता है, लेकिन जो ये होते हैं प्री टर्म बेबीज़, उनकी लंग मेच्योरिटी के लिए तभी हम मदर को बाहर से स्टेरॉइड देते हैं ना, जैसे डेक्सामेथासोन, बीटामेथासोन, तो ये वो करता है। और पैथोलॉजिकली क्या चीज़ें हैं जो इसकी प्रोडक्शन को कम करती हैं, एक तो हो गया इंसुलिन लेवल्स अगर ज़्यादा हों, ठीक है, तो इसलिए जो डायबिटिक मदर्स होती हैं उनमें ये रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलेन मेम्ब्रेन डिजीज़ का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इंसुलिन लेवल्स जो है वो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को कम करते हैं।
और या फिर अगर लॉन्ग टर्म 100% ऑक्सीजन इनहेलेशन दे दो ना, तो तब भी ये सर्फेक्टेंट की बनने के चांस कम हो जाते हैं, मतलब बनने के वो प्रोडक्शन कम हो जाती है। और अगर मेन ब्रोंकस की ओक्लूजन हो जाए, ठीक है, या फिर पल्मोनरी आर्टरी की ओक्लूजन हो जाए, या सिगरेट स्मोकिंग, ठीक है, तो मदर में एक तो इंसुलिन लेवल ज़्यादा, सिगरेट स्मोकिंग, लॉन्ग टर्म ऑक्सीजन इनहेलेशन दे दी 100%, अगर बच्चे में मेन ब्रोंकस की ओक्लूजन है, पल्मोनरी आर्टरी की ओक्लूजन है, ये सब पैथोलॉजिकल चीज़ें हैं जो सर्फेक्टेंट की प्रोडक्शन को कम करते हैं। उसके अलावा मैकेनिक्स ऑफ ब्रीदिंग पे आ जाते हैं। हमें सबसे पहले ये बताना चाहिए कि जो 1 mm, कोई भी क्वेश्चन आए ना, कोई न्यूमेरिकल टाइप, तो हमें बताना चाहिए जो 1 mmHg है, mmHg को अगर तुमने सेंटीमीटर वाटर में कन्वर्ट करना है तो वो कितना होता है 1.36। सो 1 mmHg इज इक्वल टू 1.36 सेंटीमीटर वाटर, ठीक है। अब मैकेनिक्स ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ने के लिए हमें प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में रिलेशन पता होना चाहिए। बॉयल्स लॉ, दैट इज बॉयल्स लॉ क्या होता है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मतलब इंस्पिरेशन पे लंग्स की वॉल्यूम बढ़ती है तो प्रेशर कम होता है, और एक्सपिरेशन पे वॉल्यूम कम होती है तो प्रेशर बढ़ता है, इजी, ठीक है। उसके बाद इंस्पिरेशन पे क्या होता है, मसल्स कौन से एक्ट कर रहे हैं, जब हम इंस्पिरेशन कर रहे हैं हमारा प्राइमरी मसल जो एक्ट कर रहा है वो होता है डायफ्राम, ठीक है। और क्या मसल्स एक्ट करते हैं इसमें, क्रॉस निमोनिक है। इंस्पिरेशन में क्या काम करेगा, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है, और एक्सपिरेशन में क्या काम करता है, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, ठीक है। ये क्रॉस निमोनिक हो गया। सो इंस्पिरेशन में क्या क्या काम कर रहा है, प्राइमरली डायफ्राम, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, और दो मसल्स और होते हैं, स्केलीन और स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। उसके अलावा एक्सपिरेशन में क्या क्या काम करते हैं, रेक्टस एब्डोमिनस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स, ठीक है। अब आगे प्रेशर्स क्या होते हैं लंग्स में, एक तो हम ये सब मैं पहले बीटीएस में समझा चुकी हूँ। एक होता है इंट्राप्लूरल प्रेशर, ठीक है, जो इसको ऐसे अंदर की तरफ खींचता है, मतलब लंग्स अंदर की तरफ खींचते हैं, चेस्ट वॉल बाहर की तरफ खींचते हैं, अंदर एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है बाय द प्लूरल स्ट्रेच। सो इंट्राप्लूरल प्रेशर जो होता है वो कितना होता है, हमने याद रखना है कि एट रेस्ट इट इज़ नेगेटिव होगा, क्योंकि वो अंदर को ऐसे खींच रहा है, वैक्यूम क्रिएट कर रहा है, लंग्स अंदर को खींच रहे हैं तो वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, तो इट इज़ नेगेटिव। सो इंट्रा प्लूरल प्रेशर एट रेस्ट इज -2.5 mmHg। फिर जब हम इंस्पिरेशन करते हैं तो ये और नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा -6। फिर जब हम एक्सपिरेशन करते हैं तो ये दोबारा रेस्ट वाली पोजीशन, जो रेस्ट वाले नंबर पे चलता था, दैट इज़ -2.5, ठीक है। तो ये -6 क्यों हुआ, वॉल्यूम बढ़ी तो प्रेशर तो कम होएगा ही ना, तो एट रेस्ट कितना है इंट्राप्यूरल प्रेशर -2.5, फिर -6 हुआ इंस्पिरेशन पे, फिर एक्सपिरेशन पे ये दोबारा से -2.5 हो गया, ठीक है। फिर जब हम फोर्सफुल एक्सपिरेशन करेंगे, हम वॉल्यूम और कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा, अब प्रेशर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इंट्राप्यूरल प्रेशर। इसके अलावा हमारे पास क्या होता है, एल्वियोलर प्रेशर, ठीक है, और एक होता है हमारे पास एल्वियोलर प्रेशर में तो सिंपल ऐसे ग्राफ बनता है कि भी एल्वियोलर प्रेशर इंस्पिरेशन में ऐसे नेगेटिव होगा, नीचे होगा, एक्सपिरेशन में पॉजिटिव होगा, ठीक है। ये -1 से 0, फिर 0 से +1, मतलब -1 से 0, 0 से +1, फिर ऐसे नीचे आएगा, तो ये नॉर्मल वेव वाला ग्राफ बनता है लो प्रेशर में। उसके बाद एक होता है ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर। ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर में हमने एक निमोनिक याद रखना है, टैप। वो क्या होता है, ट्रांसपल्मोनरी प्रेशर इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू ए बी, मतलब एल्वियोलर प्रेशर माइनस ये वाला जो हमने पढ़ा था अभी, इंट्राप्लूरल प्रेशर। सो एल्वियोलर माइनस इंट्राप्लूरल प्रेशर। उसके बाद आ जाती है लंग की कंप्लायंस की बात। इसमें हमें निकाले एक कंसेप्ट किया, दैट इज हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस हमें पता है इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेशर वॉल्यूम कर्व्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, इनका डिफरेंस है। लेकिन ऊपर पहले वाला कौन सा होता है, एक्सपिरेशन, फिर इंस्पिरेशन, इन दोनों के बीच में हिस्टेरेसिस। तो इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन कंप्लायंस। ये क्यों होता है, कंप्लायंस डिफरेंस क्यों है, इट इज़ ड्यू टू द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट ड्यूरिंग द इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, ठीक है। अब देखो एक्सपिरेशन मोर कंप्लायंट क्यों है, क्योंकि जो सर्फेक्टेंट है वो क्लोजली प्लेस्ड होता है एक्सपिरेशन में, तो सरफेस टेंशन ज़्यादा कम होती है, कंप्लायंस ज़्यादा होगी, ठीक है। और जो सर्फेक्टेंट है वो इंस्पिरेशन में दूर दूर प्लेस्ड होता है, वाइडली प्लेस्ड, तो सरफेस टेंशन कम कम होएगी, तो कंप्लायंस भी कम होएगी, ठीक है। उसके बाद कंप्लायंस
जो है इट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इलास्टेंस, ठीक है। कंप्लायंस इज मैक्सिमम ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। कंप्लायंस का फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा वी बाई डेल्टा पी, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन चेंज इन प्रेशर। अब एयर फिल्ड लंग और सेलाइन फिल्ड लंग में क्या फ़र्क होता है, जब सेलाइन फिल्ड लंग होता है ना तो कंप्लायंस बढ़ जाती है, ठीक है। अब कोई एयर फ्लूइड इंटरफेस नहीं बचता, ठीक है, कोई सरफेस टेंशन नहीं है, तो हिस्टेरेसिस भी नहीं होगा। तो अगर एयर फ्लूइड सेलाइन फिल्ड लंग दिया जाएगा तो हिस्टेरेसिस नहीं होगा बिटवीन इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, और कंप्लायंस भी ज़्यादा होगा, ठीक है। अब उसके बाद लंग वर्सेस चेस्ट वॉल वर्सेस लंग प्लस चेस्ट वॉल, ठीक है। तो उन्होंने ग्राफ बनाया है कि अगर तो हम कंप्लायंस देखते हैं सिर्फ चेस्ट वॉल की, ठीक है, तो फिर वो कैसे दिखाता है, वो एक्सपेंडिंग फोर्स में आ जाता है, ठीक है। और अगर हम कंप्लायंस देखते हैं सिर्फ और सिर्फ लंग की तो वो कोलैप्सिंग फोर्स में आ जाता है। और चेस्ट वॉल और लंग वॉल की दोनों को मिला के बीच में कंप्लायंस आती है, ये हमारी नॉर्मल हो गई। अब 0 पॉइंट, ये कल बताया था 0 पॉइंट किस पे आता है, FRC पे, जहाँ पे प्रेशर 0 है ना। तो इक्विलिब्रियम वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम एट विच अपोजिंग फोर्सेस दैट इज एक्सपेंडिंग और कोलैप्सिंग रीच इक्विलिब्रियम, इट अकर्स एट, कहाँ होती है इक्विलिब्रियम वॉल्यूम, वो होती है FRC पे, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी पे। और मिनिमल वॉल्यूम क्या है, द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर कंप्लीट लंग कोलैप्स, पूरे कोलैप्स होने के बाद जो मिनिमम वॉल्यूम रह जाती है वो होती है वॉल्यूम ऑफ मिनिमल वॉल्यूम। इट इज सीन इन न्यूमोथोरैक्स, ठीक है, न्यूमोथोरैक्स में। डिजीजेस क्या, अब एम्फाइसीमा में मैंने कल बताया था इलास्टेंस कम हो जाती है, इलास्टेंस और कंप्लायंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो फिर एम्फाइसीमा में कंप्लायंस बढ़ जाती है। और फाइब्रोसिस में स्टिफ हो जाता है लंग, तो फिर कंप्लायंस कम हो जाती है। नेक्स्ट स्पायरोमेट्री, ये भी मैं करवा चुकी हूँ BTR में, ठीक है। स्टैटिक होते हैं लंग वॉल्यूम्स, डायनामिक होते हैं। स्पायरोमेट्री से हमें याद रखना है कि हम रेजिडुअल वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते, देयरफॉर FRC और TLC मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। नॉर्मल वैल्यूज़ याद कर लो, ये पता है ये क्या है, टाइडल वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, टाइडल वॉल्यूम, टोटल लंग कैपेसिटी। टाइडल वॉल्यूम नहीं, जो तीसरा मैंने बोला ना वो क्या है, वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। इसको नॉर्मल वैल्यूज टाइडल वॉल्यूम की 500 ml है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू की कितनी है 2 to 3 लीटर्स, और एक्सपिरेटरी रिजर्व की कितनी है 1.3 लीटर्स है, ओके। रेजिडुअल वॉल्यूम कितनी है 1.2 लीटर्स। FRC कितना होता है, ये याद रखना है 25, मतलब नंबर याद रखना है, FRC इज 2.5 लीटर्स, ठीक है। डायनामिक लंग वॉल्यूम्स कौन सी होती हैं, FEV और FEV1 और FVC का रेशियो। FEV क्या होता है, TLC माइनस RV, ठीक है। FEV1 क्या होती है, वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सपायर्ड इन द फर्स्ट सेकेंड। अब FEV1 और FVC का जो रेशियो होता है, ये हमें पता है नॉर्मल 70 to 80% होता है, इसको हम टिफिन्यू पिनेली इंडेक्स बोलते हैं, टिफिन्यू पिनेली इंडेक्स, ठीक है। ये कम होएगा जब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज़ होती है, और ये नॉर्मल या बढ़ता कब है, जब रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज़ होती है, ठीक है। अब एक ग्राफ देख लो, ऐसे हम बनाएंगे, जो फ्लो वॉल्यूम कर्व होता है इसमें नीचे इंस्पिरेशन होती है, ऊपर एक्सपिरेशन होती है, इसके एरिया अंडर द कर्व हमें क्या बताता है, FVC, ठीक है। तो A पॉइंट पे TLC होती है, C पॉइंट पे, मतलब ऐसे अगर ग्राफ है तो फर्स्ट पॉइंट पे TLC होगा, लास्ट वाले पॉइंट पे क्या होता है, रेजिडुअल वॉल्यूम, टॉप मोस्ट पॉइंट पे पीक एक्सपिरेटरी फ्लो रेट होता है। जो फर्स्ट ऐसा सेगमेंट है एक्सपिरेशन का, एक्सपिरेशन जो शुरू करते हैं तो वो हम एफर्ट लगाते हैं, लास्ट में एफर्ट नहीं लगाते। तो शुरू का सेगमेंट इज एफर्ट डिपेंडेंट, जो कि एयरवे, लार्ज एयरवे से मतलब लार्ज एयरवे से एयर आती है, वो एयर एक्सपायर फ्रॉम लार्ज एयरवेज दैट इज ट्रेकिया एंड ब्रोंकाई, वो एफर्ट डिपेंडेंट होता है। और जो बाद में एयर आती है वो एयर एक्सपायर फ्रॉम मीडियम एंड स्मॉल एयरवेज, वो एफर्ट इंडिपेंडेंट होता है, और वो वाली ही चीज़ होती है जो अफेक्ट होती है COPD में, ठीक है। उसका इफेक्ट ऑफ डिजीजेस क्या है, हमें मैंने बता दिया, नॉर्मल ये होता है लंग वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी एयर फ्लो वाला एक ग्राफ्स है।
अच्छा, तो इसमें डॉग लेग और आई स्कूप अपीयरेंस एफर्ट डिपेंडेंट पोर्शन, सॉरी, ये डॉग लेग और आइसक्रीम स्कूप पैटर्न किस में होता है? सीओपीडी में, दैट इज ऑब्स्ट्रक्टिव वाले डिजीज में। इसमें एफर्ट इंडिपेंडेंट पोर्शन इफेक्ट होता है, ठीक है। और जब बाद में ये उसका अगर मिनिएचर वर्जन बना दो नॉर्मल ग्राफ का, वो डिस्ट्रक्टिव लंग डिजीज में होता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव के और एक और चीज़ें क्या होती हैं कि भाई अगर नीचे वाला इंस्पिरेशन वाला फ्लैट हो गया, वो क्या होगा? वेरिएबल एक्स्ट्रा थोरेसिक, ठीक है, ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज। इसमें इंस्पिरेशन इफेक्ट होती है, क्रॉस निमोनिक। और अगर ऊपर वाला फ्लैट हो गया तो वो क्या होता है? वेरिएबल इंट्राथोरेसिक, जिसमें एक्सपीरेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। अब इंट्रा और एक्स्ट्रा अगर दोनों ऊपर नीचे वाले फ्लैट हो गए, उसको हम क्या बोलते हैं? फिक्स्ड ऑब्स्ट्रक्शन, जिसमें दोनों इंस्पिरेशन और एक्सपीरेशन दोनों इफेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लिमिटेशंस ऑफ स्पायरोमेट्री क्या है? यही, इट कैन नॉट डिटरमाइन रेजिडुअल वॉल्यूम, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी और टोटल लंग कैपेसिटी, टीएलसी, ठीक है। ऑल्टरनेटिव क्या मेजरिंग टेक्निक्स हम कर चुके हैं? हीलियम डाइल्यूशन टेक्निक फॉर एफआरसी, नाइट्रोजन वॉश आउट टेक्निक, बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी मोस्ट कॉमनली यूज। बॉडी प्लेथिस्मोग्राफी इज बेस्ड ऑन बॉयल्स लॉ, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वी। इसमें अगर फॉर्मूला तुम्हें क्वेश्चन दिया जाए तो तुमने ऐसे फॉर्मूला लगाना है कि वही पी वी इज इक्वल, पी वी इनिशियल इज इक्वल टू पी वी फाइनल नहीं करते थे, बस वही लगाना है जो 9th क्लास में करते होते थे। तो इनिशियल में क्या लेना है? प्रेशर इन द माउथ इनिशियली, वो कितना होगा? इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो कितना होता है? 760 mmHg। उसके बाद वी कितना लेंगे? इनिशियल जो माउथ में वॉल्यूम है वो कितने होती है? एफआरसी, ठीक है, उसमें हम एफआरसी लेंगे। और उसके बाद पी फाइनल और वी फाइनल, ठीक है। पी फाइनल कितना होगा कि फाइनली माउथ में कितना प्रेशर है, वो तुम्हें क्वेश्चन में बता दिया जाएगा कि भाई ये प्रेशर चेंज हुआ, या जो भी फाइनल प्रेशर है, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम कितनी हुई? फाइनल, फाइनल वॉल्यूम होती है इनिशियल वॉल्यूम जो थी, जो पहले एफ आर थी में तुमने लिखी, प्लस जो डेल्टा वी, मतलब कितना वॉल्यूम में चेंज आया, ठीक है। तो ये होगी फाइनल वॉल्यूम। तो ये तुम अपना फॉर्मूला लगा के क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है एल्वियोलर वेंटिलेशन और पर्नरी सर्कुलेशन, वही वेंटिलेशन परफ्यूजन पढ़ा रहे हैं अभी। ये बेसिकली मैं थोड़ा सा पढ़ा ही चुकी हूँ, इतना ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं है। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? 500 ml, ठीक है। इसमें हमारे पास होती है एक 500 ml में डेड स्पेस वॉल्यूम 150 ml होती है, और एल्वियोलर वेंटिलेशन वॉल्यूम कितनी होती है? 350 ml, ठीक है। डेड स्पेस वॉल्यूम क्या है? वी डी बाई वी टी 30%, मतलब कितनी होती है डेड स्पेस? 30%। 500 में से जो 30% है वो डेड स्पेस वॉल्यूम है, ठीक है। और बाकी जो है हमारी एल्वियोलर वॉल्यूम है। ये एल्वियोलर वेंटिलेशन पर मिनट अगर किसी ने निकालना है तो हम क्या करेंगे कि भाई टोटल में माइनस डेड स्पेस इंटू रेस्पिरेटरी रेट, ठीक है। उसके बाद 350, जैसे मान लो रेस्पिरेटरी रेट अगर 12 है, 350 इंटू 12 4.2 लीटर पर मिनट, ये हमारी यूजफुल वेंटिलेशन है। अब जो डेड स्पेस वाली होती है ना, दो तरह की होती है, एनाटमिकल डेड स्पेस 150 ml वाली, या एल्वियोलर डेड स्पेस। एल्वियोलर डेड स्पेस कुछ नहीं होता वैसे, नॉर्मल आइडियल बंदे में सारे एल्वियोलाई जो है वो काम करेंगे, एल्वियोलर डेड स्पेस जीरो होनी चाहिए। तो लेकिन ये अगर डेड स्पेस जीरो नहीं है, मतलब वो कुछ पैथोलॉजी है उसमें, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल या टोटल डेड स्पेस अगर हमने लेनी है तो हम उसमें दोनों मिलाते हैं कि भाई एनाटमिकल कितनी है और एल्वियोलर कितनी है, इसको हम बोलते हैं फिजियोलॉजिकल या टोटल डेड स्पेस, ठीक है। तो अगर तो एल्वियोलर डेड स्पेस जीरो से ज़्यादा है तो मतलब वो कुछ पैथोलॉजी है उसमें, ठीक है। एनाटमिकल डेड स्पेस में बताइए क्या होती है? भाई अपना कंडक्टिंग सिस्टम जो तुम्हारा है। उसके बाद मेजरमेंट हम कैसे करते हैं डेड स्पेस की मेजरमेंट? हम सबसे पहले क्या मेजर करेंगे कि हाँ एनाटमिकल डेड स्पेस कितनी है, और फिर उसके बाद हम क्या मेजर करेंगे कि फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस कितनी है। एनाटमिकल कंडक्टिंग पाथवे वाली को मेजर करने के लिए हम एक सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन या फाउलर्स मेथड यूज़ करते हैं, सिंगल ब्रेथ नाइट्रोजन या फाउलर्स मेथड। फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस निकालने के लिए हम देखेंगे फिजियोलॉजिकल डेड स्पेस बेसिकली है क्या, कि कोई ऐसे एल्वियोलाई जो कि इनएडिक्वेटली परफ्यूज्ड है, उनको ब्लड ही नहीं मिल रहा, तो वो एक्सचेंज क्या कराएंगे, ठीक है। तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं? वही पी वी इज इक्वल टू पी वी लगाना है कि वॉल्यूम डेड स्पेस वाली इज इक्वल टू वॉल्यूम
टी मतलब टोटल वॉल्यूम, ठीक है, इनटू पार्शियल प्रेशर ऑफ मतलब एल्वियोलाई, CO2 का पार्शियल प्रेशर इन एल्वियोलाई, CO2 का पार्शियल प्रेशर 2 मिनट, वॉल्यूम डेड स्पेस की वॉल्यूम इज इक्वल टू टोटल इनटू प्रेशर ऑफ alveolar CO2 माइनस एक्सपायर्ड CO2 डिवाइडेड बाय alveolar CO2। अच्छा, एल्वियोलाई में कितनी CO2 और एक्सपायर कितनी हो रही है, थोड़ा सा सोचोगे यू विल गेट इट। उसके बाद परफ्यूजन, वो क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, कितना उतना ही लेके जाएंगे ना जितना राइट वेंट्रिकल का आउटपुट है 5.5 लीटर पर मिनट। और ये जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होती है इसमें खास बात क्या होती है, ये हाईली डिस्टेंसिबल है और ये लो प्रेशर पे होती है, ठीक है। जोनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लड फ्लो इन द लंग, हमने पढ़ा है कि 3 जोन होते हैं, 1 2 3, एपेक्स, मिडिल, बेस। ब्लड फ्लो ऊपर मिनिमल होता है क्योंकि ब्लड वेसल्स कंप्रेस कर जाती हैं, बीच में इंटरमीडिएट होता है, वाटरफॉल इफेक्ट होता है, नीचे सबसे हाईएस्ट होता है कंटिन्यूस ब्लड फ्लो। अब वो AP कैपिटल A को 1 2 3 पे रखना है और स्मॉल AV को ऐसे ऐसे चला देना है, ठीक है। इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया, इस लंग्स में इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, हाइपोक्सिया से हर जगह ब्लड वेसल डायलेट करती हैं लेकिन लंग्स में कंस्ट्रिक्ट करती हैं और भी, ठीक है। सो हाइपोक्सिया क्लोजेज ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल्स, पोटेशियम अंदर एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन हो जाती है, वो कैल्शियम चैनल को ओपन करते हैं, कैल्शियम चैनल से कैल्शियम का इन्फ्लक्स होता है जिसकी वजह से वेजोकंस्ट्रिक्शन होता है, ये यूनिक है लंग के लिए। तो ये ऐसे इमेजिन करो कि ऑक्सीजन सेंसिटिव, ऑक्सीजन की कमी की वजह से ऑक्सीजन सेंसिटिव पोटेशियम चैनल बंद हो गए, अंदर पोटेशियम इकट्ठा होना शुरू हो गया, उसको कंपनसेट करने के लिए जो डिपोलराइजेशन हुई, कैल्शियम के चैनल खुल गए, कैल्शियम भी अंदर घुसने लग गया, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाएगी, ठीक है। अब एक एपेक्स पे हमें पता है कि हाईएस्ट ऑक्सीजन है क्योंकि वो परफ्यूजन तो है नहीं, पड़ी हुई है हमें ऑक्सीजन, तो वहाँ पे माइकोबैक्टीरियम TB जो है वो इन्फेक्ट कर, इसीलिए जो माइकोबैक्टीरियम TB है वो एपेक्स को इन्फेक्ट करता है, ठीक है। जो ऊपर होता है ना, एक तो ग्रेविटी की वजह से दिक्कत है और दूसरा ऊपर बड़े बड़े एल्वियोलाई होते हैं, नीचे स्मॉल स्मॉल एल्वियोलाई होते हैं। अब हमने क्या करने का, वेंटिलेशन अलग से देख ली, परफ्यूजन अलग से देख ली। अब हमें हमारी जो मेन काम की चीज़ होती है वो क्या होती है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो। ये क्या होती है, ऊपर नहीं हो रही वेंटिलेशन परफ्यूजन, परफ्यूजन तो बिल्कुल ही नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन तो फिर भी थोड़ी बहुत मतलब हवा तो फिर भी थोड़ी बहुत जा रही है, तो ऊपर जो रेशियो है वो डिनोमिनेटर बहुत कम होगा तो ये टॉप पे रेशियो ज़्यादा हो जाएगी। तो रेशियो एपेक्स में सबसे ज़्यादा होती है कितनी, अराउंड 3.3, मिडल में होती है अराउंड 0.8, वैसे अप्रॉक्सीमेटली 1 लेते हैं बट हाँ 0.8 होती है, बेस में और कम होती है 0.6, ठीक है। एपेक्स में वेंटिलेशन कम है, परफ्यूजन और भी कम है, रेशियो ज़्यादा है, कंप्लायंस इसलिए कम होएगी, गैस का एक्सचेंज कम होएगा, ठीक है। बेस में वेंटिलेशन ज़्यादा है, परफ्यूजन और भी ज़्यादा है, तो वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो कम होएगी, कंप्लायंस ज़्यादा हो जाएगा तो गैस का एक्सचेंज भी ज़्यादा होगा। एक होता है वेंटिलेशन परफ्यूजन मिसमैच, वो कब होएगा, इसकी 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं, एक तो वेस्टेड परफ्यूजन, एक होता है वेस्टेड वेंटिलेशन, ठीक है। वेंटिलेशन वेस्ट हो गई और परफ्यूजन वेस्ट हो गई। वेंटिलेशन वेस्ट होने का मतलब क्या है, हवा नहीं आ रही, ठीक है। ये किस में हो सकता है, सोचो, या तो कोई एम्बोलस है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन है, हाँ तो ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म में हो सकता है, ठीक है, कि भाई हवा नहीं, नहीं वेस्टेड वेंटिलेशन की हवा नहीं आ रही, नहीं ऐसे नहीं बोलेंगे हवा नहीं आ रही। वेस्टेड वेंटिलेशन का मतलब क्या है, वेंटिलेशन है पर वो वेस्ट हो रही है, क्यों, क्योंकि परफ्यूजन नहीं है, वेंटिलेशन आ रही है, वेस्ट हो रही है, परफ्यूजन नहीं है। परफ्यूजन क्यों नहीं है, अगर कोई एम्बोलस है, ठीक है, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म, और हवा जो एनाटॉमिकल डेड स्पेस है वहाँ पे हवा आ रही है पर वेस्ट हो जाएगी, वहाँ को ब्लड वेसल मतलब कोई वो नहीं है, परफ्यूजन नहीं है, तो फिर ये होता है वेस्टेड वेंटिलेशन। वेस्टेड वेंटिलेशन में नहीं समझना कि वेंटिलेशन नहीं है, वेस्टेड वेंटिलेशन है कि वेंटिलेशन है वो वेस्ट हो रही है, परफ्यूजन नहीं है। तो जो परफ्यूजन नहीं है, Q 0 है, VQ रेशियो इन्फिनिटी हो जाएगा इसमें, एनाटॉमिकल डेड स्पेस और पल्मोनरी एम्बोलिज्म में। वेस्टेड परफ्यूजन क्या होती है कि अब परफ्यूजन है पर हवा नहीं आ रही, ये किस में होगा, इसमें क्या होगा, V 0 है तो VQ रेशियो भी 0 हो जाएगा। ये कब होता है कि भाई ब्लड आया निकल लिया,
शंट ब्लड, ठीक है, फिजियोलॉजिकल। दूसरा है कि अगर कोई फॉरेन बॉडी है जिसने एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया, एम्बुलेंस ने तो ब्लड वेसल को ऑब्स्ट्रक्ट किया था ना, अगर कोई फॉरेन बॉडी जिसने एयरवे को ऑब्स्ट्रक्ट किया था तो उधर हवा नहीं जा रही है, तो ये हो सकता है। ठीक है, उसके बाद और क्या, नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट 1 हो गया रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी का। पार्ट 2 फटाफट से कर लो। एक होता है डिफ्यूजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। हमें पता है कि ये यहाँ पे फटाफट से गैस ने जाना है, मिनट्स मतलब सेकंड्स, माइक्रो सेकंड्स के अंदर गैस एक्सचेंज होकर निकल लेगी। तो सिंपल डिफ्यूजन होती है, मतलब पैसिव प्रोसेस है ये, इसमें कोई एटीपी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, कैसे होगा, आरबीसी जो है उसके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, उधर से एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन आएगा। ठीक है, और इन दोनों के बीच में इट इज सेपरेटेड बाय एक थोड़ा सा प्लाज्मा होता है, और दूसरा एक हल्का सा रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन होता है, जहाँ से सिंपल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होती हैं। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग डिफ्यूजन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब डिफ्यूजन कब बढ़ेगी, एक तो अगर कंसनट्रेशन ग्रेडियंट ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा हवा आ रही है, ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड है, ठीक है, तो फिर डिफ्यूजन बढ़ेगी। दूसरा सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जितना रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बड़ा है हर जगह से गैस गैस एक्सचेंज होती रहेगी, गुड, ठीक है। लेकिन अगर वो मोटा है फिर नहीं होगी, सो थिकनेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बट हाँ सरफेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। उसका लिपिड सॉल्युबिलिटी है तो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और साइज ऑफ पार्टिकल अगर ज़्यादा है तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब इसमें जो मैंने पहले 3 पॉइंट्स बताए थे ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सरफेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन और थिकनेस ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ये सब किससे पता लगता है हमें, फिक्स लॉ से, FIC के फिक्स लॉ से। ठीक है, अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स क्या होता है, DLCO क्या होता है, अब आ गया DLCO, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो 210 टाइम्स होते हैं एज कम्पेयर टू एफिनिटी टू, मतलब 210 टाइम्स होती है एफिनिटी इसकी एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन की तरफ। ठीक है, सो नॉर्मल वैल्यू ऑफ DLCO कितनी होती है, फिर से वही याद रखना नंबर 25, सो 25 ml पर मिनट पर mmHg। ठीक है, ml पर मिनट पर mmHg। ठीक है, अब ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड, 210 टाइम्स एफिनिटी होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो 20 टाइम्स मोर होती है एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये जो है DLCO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए ये कब बढ़ती है, ये बढ़ती है तब जब ब्लड फ्लो बढ़ेगा। ठीक है, तो डिफ्यूजन कैपेसिटी फॉर लंग्स फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड भी बढ़ जाएगी। ये किस किस में होता है, पॉलीसाइथीमिया, एक्सरसाइज और पल्मोनरी हेमरेज में। तो तुम्हें क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया जाएगा कि हाँ भाई पल्मोनरी हेमरेज है, तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि हाँ ये पल्मोनरी हेमरेज का केस बन रहा है, इसमें DLCO बढ़ रहा है, ऐसे करके मतलब ब्लड फ्लो बढ़ रहा है, DLCO बढ़ रहा है। DLCO कम किस में होगा, जिसमें ब्लड फ्लो कम होगा, जैसे कि अनीमिया में, या फिर जिसमें एरिया ऑफ रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कम होगा, जैसे कि एम्फाइसीमा में, या फिर थिकनेस बढ़ जाएगी, दैट इज पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। वही 3 पॉइंट्स। सो DLCO कम किस में हो रहा है, अनीमिया, एम्फाइसीमा, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, लेकिन बढ़ किस में रहा है, पॉलीसाइथीमिया, एक्सरसाइज और पल्मोनरी हेमरेज में। ठीक है, उसके बाद आ गया ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, जिसमें ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व आता है। हम राइट शिफ्ट लेफ्ट शिफ्ट सब कुछ देख चुके हैं। अब इस कर्व में ये एक सिग्मोइड कर्व है, इसमें प्लेट्यू ऑफ PO2 आता है एट 100 mmHg, एज इसमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन फुली सेचुरेट हो जाता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन बाइंड्स टू 4 मॉलिक्यूल्स, हमें पता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। फर्स्ट वाले के लिए डिफिकल्ट होती है बाइंडिंग, क्योंकि टाइट फॉर्म में होता है। सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए ईजी होती है क्योंकि हीमोग्लोबिन तब रिलैक्स फॉर्म में होता है। इसको हम बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग काइनेटिक्स। ठीक है, P50 किस पे होता है, जहाँ पे 50% हीमोग्लोबिन इज सैचुरेटेड विद ऑक्सीजन, दैट इज 25 to 27 mmHg। ठीक है, अब राइट शिफ्ट में P50 बढ़ता है, लेफ्ट शिफ्ट में P50 कम होता है। अगर हम ऑक्सीजन मायोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व बनाए तो वो रेक्टेंगल हाइपरबोला बनेगा। इसमें लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट के कॉजेज हमें करने हैं। ठीक है, ये वैसे तो हम कर चुके थे, हाँ उसमें राइट शिफ्ट में एक तो गीता, ठीक है, कि भाई GH था, एक्सरसाइज था, ये था, T से क्या था, थायराइड हार्मोन्स थे, A से एसिडोसिस था, एल्टीट्यूड था, और सोचो क्या था, 2,3-DPG भी आ रहा है, तो वैसे गीता को याद करो क्या था। और दूसरा लेफ्ट शिफ्ट में क्या क्या कॉजेज होते हैं,
हाइपोकार्बिया मतलब कि अब देखो लेफ्ट शिफ्ट में क्या हो रहा है, एल से एल लेफ्ट, एल से लंग्स। लंग्स में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो बाइंड कर रहा है हीमोग्लोबिन से, तो उसमें हमें ऑक्सीजन ज़्यादा चाहिए। तो लेफ्ट शिफ्ट कब होगा, जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइपोकार्बिया। एल्कलोसिस, लेफ्ट से एल और एल्कलोसिस में भी एल, तो ऐसे याद रखो एल्कलोसिस। दूसरा फीटल हीमोग्लोबिन, क्योंकि उसमें क्या होता है, डिक्रीज एफिनिटी टू 2,3-DPG। फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, उसके बाद स्टोर्ड ब्लड, क्योंकि स्टोर्ड ब्लड में दैट इज क्रॉनिक हाइपोक्सिया, स्टोर्ड ब्लड उसमें भी 2,3-DPG कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो लेफ्ट शिफ्ट है इसमें कौन सा इफेक्ट होता है, एल। एल किस में आता है, हेल्डेन इफेक्ट। इंक्रीज एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, लोडिंग ऑफ ऑक्सीजन, अनलोडिंग ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद राइट शिफ्ट में क्या होता है, ये होता है टिश्यू में कि भाई हीमोग्लोबिन ने रिलीज की ऑक्सीजन, अनलोडिंग हो रही है ऑक्सीजन की। डिक्रीज एफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन मतलब ऑफ ऑक्सीजन टू हीमोग्लोबिन, और इससे रिलीज होता है, इसको हम बोलते हैं बोहर इफेक्ट। उसको होता है हेल्डन इफेक्ट, अब है बोहर इफेक्ट। ये किस किस में होता है, हाइपोक्सिया में, हाइपरकार्बिया में, उल्टी उल्टी चीजें, एसिडोसिस, 2,3-DPG बढ़ रहा है, हाई एल्टीट्यूड, थायराइड हार्मोन्स, एक्सरसाइज, गीता। ब्लड जो है अगर हम उसको स्टोर करें इन CPDA, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज एडेनिन, तो फिर उसका 2,3-DPG कम हो जाता है। ठीक है, कम हो जाता है। उसके बाद है कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, से देखो इन टिश्यू में पड़ा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें PCO2 होता है 45 mmHg, तो ये जाता है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, और वीनस ब्लड में, वीनस ब्लड में जाके RBC में जाएगा। RBC में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जाके H2O के साथ कंबाइन करेगी, कार्बोनिक एनहाइड्रेज के थ्रू क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड H2CO3। ये डिवाइड हो जाता है H पॉजिटिव और HCO3 नेगेटिव में। ठीक है, अब ये जो है एक अनायन एक्सचेंजर होता है, वो क्या करेगा, जो अंदर HCO3 नेगेटिव है उसको बाहर भेजेगा और क्लोरीन को अंदर शिफ्ट कराएगा। ठीक है, तो क्लोरीन जो अंदर आएगा उसके साथ साथ H2O वाटर भी अंदर आएगा। ठीक है, क्योंकि RBC को H2O तो चाहिए ही है। तो ये होता है अनायन एक्सचेंजर, HCO3 को वापस भेजेगा, 70% जो है वो HCO3 बढ़ जाएगा बाहर, वापस भेजेगा प्लाज्मा में, और खुद अंदर जो है क्लोराइड को ले आएगा और वाटर को ले आएगा। वाटर के आने से RBC स्वेल हो जाएगा और क्लोराइड के आने से ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, हैमबर्गर फिनोमेना। ठीक है, उसको और कार्बन डाइऑक्साइड डिसोसिएशन अगर कर्व बनाना है, सीधी सीधी लाइनें दिखाने हैं कि भाई 40 mmHg पे होता है एक, और एक होता है 45 mmHg पे। इन दोनों के बीच में अगर हम ऐसे वॉल्यूम प्लॉट करें तो भी 4 ml का डिफरेंस आता है, मतलब 4 ml ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है 100 ml ऑफ ब्लड में। उसके बाद न्यूरोनल कंट्रोल, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, हमें पता है वॉलंटरी कंट्रोल सेरिब्रम करता है। उसके बाद हमने इसमें लीजन्स की थी पॉन्स पे, बिटवीन पॉन्स, पॉन्स मेडुला के जंक्शन पे, और नीचे मेडुला के भी नीचे वाले बेस पे। ठीक है, ABCD करके। पॉन्स में हमारे पास होता है न्यूमोटैक्सिक सेंटर और एपोनिस्टिक सेंटर, जो न्यूमोटैक्सिक और एपोनिस्टिक को इनिबिट करता है। और कौन इनिबिट करता है इसको, वेगस आई थिंक सो, है ना, P10। फिर उसके बाद आता है मेडुला, उसके अंदर हमारे पास क्या होता है, प्री बोर्ड सिंगर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, जो कि जो ऑनडाइन कर्स होता है इसमें, और यहाँ पे कोई स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग नहीं होती ड्यूरिंग स्लीप, ये होता है ऑनडाइन कर्स। उसके बाद क्या होता है कि एक होता है VRG, एक होता है DRG, दैट इज वेंट्रल रेस्पिरेटरी ग्रुप, डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप। जो वेंट्रल रेस्पिरेटरी, जो डॉर्सल रेस्पिरेटरी ग्रुप है ना, वो उस पर एपोनिस्टिक से इंटरेक्ट करेगा और वो रैम्प सिग्नल भेजेगा, जिससे कि स्मूथली जो है लंग्स जो है वो स्ट्रेच होंगे, और फिर वो जाके एपोनिस्टिक सेंटर को दोबारा से इनिबिट करेंगे। जो VRG है वो ओवरड्राइव फिनोमेना होता है, क्यों, क्योंकि एक्सरसाइज करते करते बंदा तो इतनी एक्सरसाइज करता रहेगा उसको पता ही नहीं लगेगा अभी मेरी सांस फूल रही है। वो कौन करता है, VRG कहता है कि नहीं भाई, इतना ओवर ड्राइव में मत आओ, इतने अगर एक्सरसाइज करोगे तो फिर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा वो करना पड़ेगा। तो एक्सरसाइज रिक्वायर्स एक्स्ट्रा रेस्पिरेटरी ड्राइव वाया VRG, तो ये पावरफुल एक्सपिरेशन कराता है। हमें ये ध्यान रखना है कि देखो ये जो है ना, ये सब रेगुलेशन में काम आ रहे हैं। अभी आगे बताती हूँ, चलो। इंजरी बिटवीन द, अगर तो इंजरी बिटवीन हो मेड्यूला एंड दी उसमें स्पाइनल कॉर्ड, तो फिर क्या होता है कि नो स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग ब्रीडिंग,
ड्यू टू डिसरप्शन ऑफ इम्पल्स। तो ये हैंगिंग और डायरेक्ट सर्वाइकल इंजरी में ये होता है मैकेनिज्म। ठीक है, अब कहाँ पे रीजन है उस पर डिपेंड करता है। एक होता है प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स, ये पेस मेकर है, ये इनिशिएट करता है रेस्पिरेशन। मतलब चलो लीजन में बाद में समझाती हूँ, पहले सबके फंक्शन कर लो। जो प्री बोर्जिंगर कॉम्प्लेक्स है ये पेस मेकर है, ये रेस्पिरेशन को इनिशिएट कराता है। जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है ये रेस्पिरेशन को लिमिट करता है और इनिबिट करता है एपन्यूस्टिक सेंटर को, और कंट्रोल करता है रेस्पिरेटरी रेट। एपन्यूस्टिक सेंटर जो है वो प्रोलॉन्ग करता है इंस्पिरेशन को। ठीक है, इट प्रोलॉन्ग्स इंस्पिरेशन। फिर डीआरजी वीआरजी क्या करता है, इसके लिए तुम थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, अभी भूल ही गए थे कि डीआरजी क्या करता है वीआरजी क्या करता है। इसके लिए निमोनिक याद रख लो, डाई डी से डीआरजी वो क्या करता है, जनरेट्स रैम्प सिग्नल फॉर स्मूथ राइज इन द इंस्पिरेशन के टाइम पे स्मूथ राइज इन द टाइडल वॉल्यूम रैम्प सिग्नल बढ़ाता है। और एक्सपीरेशन फोर्सफुल एक्सपीरेशन कौन करा रहा है, वीआरजी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ठीक है, वीआरजी का काम सिर्फ एक्सरसाइज के टाइम पे है, नॉर्मली कोई काम नहीं है, इनएक्टिव रहता है ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। लीजन्स देख लेते हैं अब, लीजन्स एट रेस्पिरेटरी सेंटर्स। अगर तो कंप्लीट ट्रांजेक्शन है अबव पॉन्स तो सारे रेस्पिरेटरी एरियाज जो वो नीचे इंटैक्ट रहेंगे, नॉर्मल आएगा। ठीक है, अगर मिड पोन्टाइन लेवल पे है और वेगस कट हो गया तो फिर क्या होगा कि एपन्यूस्टिक सेंटर की ओवर एक्टिविटी की वजह से प्रोलॉन्ग्ड इंस्पिरेशन होएगी। एपन्यूस्टिक सेंटर इंस्पिरेशन करा रहा था ना, अब अगर मिडवे बिटवीन पॉन्स एंड मेडुला है तो फिर रेगुलराइजेशन नहीं होगी, इरेगुलर इंस्पिरेशन होगी। और अगर कंप्लीट ट्रांजेक्शन है बिलो मेडुला तो डेथ इनएविटेबल, फ्लैट लाइन आ जाएगी। अब कंट्रोल के बाद आते हैं पल्मनरी रिफ्लेक्सेस। ठीक है, ओके, सो पल्मनरी रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं। हमारे पास तीन तरह के रिफ्लेक्स हैं हमने जो याद रखने हैं। एक होता है हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, ये दो तरह का होता है। एक होता है हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स, एक होता है हेरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स। उसके बाद एक होता है पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स ऑफ हेड और एक है जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। अब सबसे पहले देखते हैं हेरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स क्या है। हेरिंग ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स क्या है भाई, कि इतनी भी इन्फ्लेशन नहीं कर देनी, ठीक है, इतना भी लंग को ओवर स्ट्रेच नहीं कर देना भट ही जाए। ठीक है, सो ये होता है हैरी ब्रूअर इन्फ्लेशन रिफ्लेक्स। तो ये होता है ड्यू टू ओवर स्ट्रेचिंग, ओवर स्ट्रेच ऑफ लंग। अगर टाइडल वॉल्यूम 1500 ml पे हो जाए ना तो फिर ये स्टिमुलस हो जाता है कि हाँ भाई इसको चलाओ। ठीक है, ये इनहिबिट करता है रेस्पिरेशन को और एक्सपीरेशन की ड्यूरेशन को बढ़ाता है। ठीक है, ये मतलब ये इफेक्ट है। बट इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि स्लो अडेप्टिंग रिफ्लेक्स रिसेप्टर्स हैं। और एफरेंट किससे जाता है, लार्ज माइलिनेटेड वेगल फाइबर्स से। ठीक है, अब हेरिंग ब्रूअर डिफ्लेशन रिफ्लेक्स क्या है कि भाई इतनी भी डिफ्लेशन नहीं करनी कि कोलैप्स ही हो जाए। ठीक है, तो उसका स्टिमुलस क्या होगा, डिफ्लेशन। उसके भी रिसेप्टर वही हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स, पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स जो कि स्लो अडेप्टिंग होते हैं, और उसका एफरेंट भी वही है, लार्ज माइलिनेटेड वेगल फाइबर्स। इफेक्ट क्या है कि ये इन एक्सपिरेशन को इनिबिट करता है और ड्यूरेशन ऑफ एक्सपिरेशन भी कम करता है। उसके बाद नेक्स्ट होता है पैराडॉक्सिकल रिफ्लेक्स ऑफ हेड। अब ये जो है ना, ये किस लिए होता है, ये जिंदगी में सिर्फ एक बार होता है। वो क्या होता है कि भाई लंग की इन्फ्लेशन जब हम कर रहे हैं, ठीक है, तो जैसे लंग इन्फ्लेट किया ना वो और हेल्प करता है कि हमें और इन्फ्लेट कर दो। नहीं तो हम बोलते हैं ना भी इन्फ्लेट कर रहे तो वो उल्टा कहेगा ना कि बस बस बस, नहीं। ये एक बार होता है कि अगर लंग की इन्फ्लेशन कर रहे हो तो पल्मोनरी स्ट्रेच रिसेप्टर्स एक्टिवेट होते हैं और लंग की इन्फ्लेशन को और भी ज़्यादा बढ़ाते हैं। और ये कब, इसका क्या काम है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फर्स्ट ब्रेथ ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, टू रिप्लेस द फ्लूइड विद एयर इन द फीटल लंग, ये उसके काम आता है। उसके बाद हाँ, एक होता है जे रिसेप्टर रिफ्लेक्स। ठीक है, ये एएस पेंटल एक इंडियन बंदे ने ही बताया था, जे रिफ्लेक्स। ये इसका स्टिमुलस क्या होता है कि अगर कोई पल्मोनरी एडीमा या पल्मोनरी कंजेशन है, ठीक है, तो ये रिफ्लेक्स एक्टिवेट होता है। तो इससे क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा अगर अंदर कंजेशन या एडीमा है, रैपिड ब्रीदिंग होएगी, ब्रीदिंग फास्ट हो जाएगी, मतलब ब्रेडिकार्डिया और हाइपोटेंशन, हार्ट वाली चीज़ें कम हो जाएंगी। रैपिड ब्रीदिंग, ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन, इसका एफरेंट जाता है अनमाइलिनेटेड वेगल सी फाइबर से। और इसके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स तो होंगे नहीं, इसके रिसेप्टर्स होंगे जे से जक्स्टा पल्मोनरी रिसेप्टर्स। ठीक है, उसके बाद ऑल्टर्ड ब्रीदिंग पैटर्न्स हैं। हमें पता है एक नॉर्मल ब्रीदिंग पैटर्न ऐसे होता है,
अगर फटाफट से हाइपरअपनिया हाइपोपनिया एपनिया हो जाए उसको हम काइनस्ट्रोक्स ब्रीदिंग कहते हैं। वैक्सिंग एंड वेनिंग ये किस में होता है? फिजियोलॉजिकली तो स्लीप में होता है, पैथोलॉजिकली होता है कंजस्टिव कार्डियक फेलियर और यूरीमिया में। और एक होता है हाइपर एपनिया, फिर सडनली एपनिया, फिर सडनली हाइपर एपनिया, इसको बोलते हैं बायोट्स ब्रीदिंग। ये हमें पता है ब्रेन में एटैक्सिक में हमने पढ़ा था। इट इज सीन इन इंजरी टू मेडुला और एक मेनिंजाइटिस में ये होता है। ठीक है, और एक होता है हाइपर वेंटिलेशन जिसमें रेट और डेप्थ बढ़ गया है, इसको हम बोलते हैं कुस्मॉल्स ब्रीदिंग, एसिडोटिक ब्रीदिंग, इसमें रेट बढ़ जाता है, डेप्थ भी हाइपर वेंटिलेशन होती है। इट इज सीन इन डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। ठीक है, उसके बाद क्या है? केमिकल रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। इस क्या क्या चीज़ें, क्या क्या केमिकल जो रेस्पिरेशन को रेगुलेट करते हैं? ओके, सो केमिकल रेगुलेशन में क्या क्या होती हैं चीज़ें? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन। कीमो रिसेप्टर्स हमने देखना है कि भाई कीमो रिसेप्टर्स केमिकल रेगुलेशन है ना, तो दो तरह के होते हैं, सेंट्रल और पेरिफेरल। सेंट्रल जो है वो सी से है, वो किससे सेंसिटिव होगा? PCO2 से। पेरिफेरल PO2 से। मतलब सेंट्रल कैसे एक्टिवेट होता है कि PCO2 बढ़ गया, और पेरिफेरल कैसे एक्टिवेट होता है कि PO2 कम हो गया, दैट इज हाइपोक्सिया। ठीक है, जो सेंट्रल है वो कहाँ लोकेटेड होगा? ब्रेन में। बेसिकली अगर ज़्यादा स्पेसिफिक पूछा जाए तो वेंट्रल सर्फेस ऑफ मेडुला अलोंग द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। पेरिफेरल कहाँ होता है? कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज। कैरोटिड और एओर्टिक बॉडीज को इकट्ठे ग्लोमस भी कहते हैं। इससे मुझे याद आया जो हमने आरडीएस पढ़ा था ना, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्योल एल्वेओलर डक्ट एल्वेओलर सैक, उसको इकट्ठे एक एसिनस बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कैरोटिड और एओर्टिक बॉडी को इकट्ठे ग्लोमस बोलते हैं। अब सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो सेंसिटिव तो हैं PCO2 को, लेकिन वो स्टिम्युलेट कब होते हैं? जब CSF में H पॉजिटिव बढ़ जाए। अब इसकी एक स्टोरी है। ठीक है, CSF में H पॉजिटिव कैसे बढ़ेगा कि देखो CO2 आया, वो क्या होता है, ब्लड में आया तो वो ब्लड ब्रेन बैरियर को इजीली क्रॉस करके CSF में चला जाता है। ठीक है, उसने सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को बताना जाके, तो वहाँ पे जाके फिर से वही CO2 जाके H2 के साथ मिलता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेट से H2CO3 बनता है, फिर H पॉजिटिव और HCO3 बनते हैं। तो जो ये H पॉजिटिव है ना CSF में, ये डायरेक्टली स्टिमुलेट करता है सेंट्रल कीमोरिसेप्टर्स को, क्योंकि H पॉजिटिव वैसे तो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा, CO2 जा रहा है H पॉजिटिव को इनडायरेक्टली बना रहा है और फिर जाके इन कीमोरिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर रहा है। ठीक है, अब पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स कैसे स्टिमुलेट हो रहे हैं? हाइपोक्सी हुआ, PO2 कम हुआ, वही जो स्टोरी मैंने पहले बताई थी, ऑक्सीजन सेंसिंग जो है, पोटेशियम चैनल्स क्लोज हो जाते हैं, डीपोलराइजेशन होती है, कैल्शियम चैनल्स खुल जाते हैं, इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है, अंदर ग्लोमस सेल्स होते हैं। वो जो ग्लोमस सेल्स हैं वो क्या कराते हैं, मतलब जो इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम की वजह से डोपामिन की एक्सोसाइटोसिस होती है, डोपामिन रिलीज हुआ, वो जाके स्टिमुलेट करेगा किस किस को? वही कैरोटिड बॉडीज और एओर्टिक बॉडीज जो होती हैं, है ना, उनको। अब जो कैरोटिड बॉडी है वो उस पर डोपामिन जो है वो एक्ट करके स्टिमुलेट करता है ग्लोसोफेरेंजियल को, एओर्टिक बॉडी से स्टिमुलेट करता है 10th हमारी कौन सी ये होगी? वेगस को। ठीक है, अब ये दोनों फिर फाइनली ब्रेन के रेस्पिरेटरी सेंटर पे एक्ट करते हैं। अब दो तरह के सेल्स होते हैं पेरिफेरल में, एक मतलब पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स बेसिकली दो तरह के होते हैं। टाइप 1 ग्लोमस सेल्स जो कि ऑक्सीजन सेंसर्स होते हैं, अभी मैंने बताया। टाइप 2 होता है ग्लाया सपोर्टिंग सेल्स। ठीक है, एस्फिक्सिया के केस में क्या होता है? PO2 कम हो जाता है, PCO2 बढ़ जाता है, H पॉजिटिव बढ़ जाता है, तो दोनों ही सेंट्रल और पेरिफेरल कीमो रिसेप्टर्स एक्टिवेट हो जाते हैं, कीमो रिफ्लेक्स होता है और हाइपर वेंटिलेशन हो जाती है। अब टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया बता देते हैं आपको, एक टेबल है दो तरह का। एक होता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, एनीमिक हाइपोक्सिया, स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया, हिस्टोटॉक्सिक। हाइपोक्सिक में क्या होगा? हाइपोक्सिया हो गया मतलब कि आर्टीरियल PO2 कम है, आर्टीरियल PO2 इसमें डिक्रीज होता है। हीमोग्लोबिन नॉर्मल होता है, तो इसमें क्या होता है? आर्टीरियल PO2 कम होने की वजह से क्या होते हैं? पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर स्टिमुलेट होते हैं। एग्जाम्पल कब होएगा आर्टीरियल PO2 कम? एक तो हाई ऑल्टीट्यूड है अगर, और COPD है। अनीमिक हाइपोक्सिया में क्या होता है? रिड्यूस्ड ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ हीमोग्लोबिन, मतलब बेसिकली हीमोग्लोबिन कम हो गया, ऑक्सीजन कंटेंट कम हो गया, है ना, तो हीमोग्लोबिन कम हो गया। अब इसमें आर्टीरियल और O2 नॉर्मल है, तो इसमें पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं होंगे ये, क्योंकि PO2 तो नॉर्मल है। अनीमिक हाइपोक्सिया किस में होता है? अनीमिक हाइपोक्सिया होता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में और अनीमिया में। अनीमिया एक तो अनीमिक होएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड में। ठीक है,
उसके बाद होता है स्टैग्नेंट हाइपोक्सिया। इसमें ये क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन अब ज़्यादा होगी क्योंकि स्टैग्नेंट है, ब्लड फ्लो कम है। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द टिश्यूज, ऑक्सीजन वही यूटिलाइज हो चुका है अब सारा। चाहे PaO2 जो है वो नॉर्मल है, आर्टीरियल PO2, और हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, पर अब वो यूज़ तो हो गया ना। तो आर्टेरियो वीनस के अंदर तो डिफरेंस है ही है। तो फिर हाँ, ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो हैं वो स्टिमुलेट अभी भी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आर्टेरियो वीनस का डिफरेंस है ना। इसके एग्जांपल्स हैं इस्कीमिया। फिर होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। इसमें क्या है कि सेल्स जो हैं वो, उनके पास ऑक्सीजन है, नॉर्मल है PO2, हीमोग्लोबिन भी नॉर्मल है, सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन सेल्स जो है वो उसको ऑक्सीजन को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। तो यूज़ नहीं हो रहा। तो इसमें भी आर्टीरियो वीनस डिफरेंस जो है वो कम हो जाता है। तो देयरफॉर ये पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स जो है वो स्टिमुलेट हो जाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है? साइनाइड पॉइजनिंग। अब नेक्स्ट है, लास्ट टॉपिक फटाफट कर लेते हैं, एनवायरमेंटल फिजियोलॉजी। हमें पता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mmHg, ऑक्सीजन कंटेंट उसमें होता है 21%। तो PO2 एटमॉस्फेयर में कितना होगा? 21% ऑफ 760, दैट इज 160 mmHg। ठीक है। अब जैसे हम उसमें जैसे ही मतलब हम हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं, वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया तो 21% ऑफ जो हम कर रहे थे वो भी वैल्यू कम हो जाएगी, तो PO2 भी कम ही हो जाएगा ना। तो हाइपोक्सिया, जब वहाँ पे जाके हाइपोक्सिया होता है, वो स्टिमुलेट करता है पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स को। उसके बाद इन रिस्पॉन्स हमारी बॉडी में रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, हम चाहते हैं वेंटिलेशन बढ़े। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड वॉश आउट होता है, निकल रहा है हमारी बॉडी से, भाई हमें नहीं चाहिए, तो हमारे पास वैसे ऑक्सीजन की कमी है। तो फिर उसकी वजह से क्या होगा? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। याद रखना है, हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस, क्योंकि PCO2 बाहर जा रहा है। PCO2 के बाहर जाने की वजह से H पॉजिटिव भी बाहर जाएगा, H पॉजिटिव बाहर जाएगा तो pH बढ़ेगा। ठीक है। तो फिर इंक्रीज होता है बाउंड कैल्शियम, इंक्रीज हो जाएगा रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस की वजह से। तो जो फ्री फॉर्म है कैल्शियम की वो कम हो गई, तो हाइपोकैल्सीमिक टेटनी भी हो सकती है। ठीक है। हाइपोकैल्सीमिक टेटनी ना हो क्योंकि कैल्शियम तो वैसे ही कम हो रहा है, तो इट इज़ प्रिवेंटेड बाय रीनल कंपनसेशन। क्योंकि रीनल कैसे कंपनसेट करता है? ये HCO3 नेगेटिव की एक्सक्रीशन को बढ़ा देता है। ठीक है। तो ऐसे कि भी प्लस साइन तो कम हो ही रहा है, मैं माइनस साइन भी कम करता रहूँ क्योंकि फ्री फॉर्म ऑफ कैल्शियम तो कम हो ही रही है। ठीक है। तो हाई ऑल्टीट्यूड पे ना एक एक्लिमेटाइज हो जाती है हमारी बॉडी, जो लोग रह रहे हैं, कंपनसेटरी चेंजेस होते हैं उनमें। क्या होता है हाइपोक्सिया की वजह से? फिर हाइपोक्सिया हुआ तो हम क्या चाहते हैं कि भाई वेंटिलेशन बढ़ जाए, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाए। दूसरा, एरिथ्रोपोइटिन जो है वो आए और RBC को ज़्यादा बनाए। ठीक है। हमें चाहिए तो फिर हम एरिथ्रोपोइटिन हमें चाहिए तो हम RBC बढ़ाते हैं, पॉलीसाइथीमिया करा देते हैं उन पेशेंट्स में। और दूसरा, हमें ब्लड वेसल्स भी ज़्यादा चाहिए, वैस्कुलरिटी ज़्यादा चाहिए, तो VEGF होता है वो जो एंजियोजेनेसिस कराएंगे। और यूटिलाइजेशन भी जितनी है उसको हम ढंग से यूटिलाइज कर लें। ऑक्सीजन यूटिलाइजेशन भी ज़्यादा चाहिए एट सेलुलर लेवल, तो साइटोक्रोम ऑक्सीडेज भी बढ़ जाता है। ठीक है। अब हाई अल्टीट्यूड पे क्या है कि भी PO2 कम होएगा, हाइपोक्सिया है। तो हाई अल्टीट्यूड इलनेस क्या होती है कि वहाँ पे जाके सिस्टेमिक आर्टीरियोल की वो हो जाती है, डायलिटेशन। ठीक है, क्योंकि हाइपोक्सिया है। अब वहाँ पे कैपिलरी प्रेशर जो है वो राइज कर जाता है विद इंक्रीज ट्रांसड्यूरेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द ब्रेन टिश्यू। वहाँ पे कैपिलरी प्रेशर बढ़ गया, फटाफट से जो फ्लूइड है वो जा रहा है ब्रेन टिश्यू में, जिसकी वजह से वहाँ पे हेड एक, बंदे को इरिटेशन, इंसोम्निया, नोजिया, वॉमिटिंग, ब्रेथलेसनेस, ये सब होता है। हाई एल्टीट्यूड इलनेस दो तरह की होती है, एक्यूट और क्रॉनिक। एक्यूट जो 6 to 12 आवर्स में जैसे ही हम ऊपर गए पहाड़ों में 6 to 12 आवर्स के अंदर होगी। इसमें क्या होगा? नोजिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन। इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकती हैं? क्योंकि वो सारा का सारा ट्रांसड्यूरेशन ऑफ फ्लूइड हो रहा है, तो हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा हो सकता है, हाई एल्टीट्यूड सेरिब्रल एडिमा हो सकता है। ठीक है। ट्रीटमेंट क्या है भाई? इमीडिएटली डिसेंट करो, तुम ऊपर क्यों गए पहाड़ों में, वापस आओ। ठीक है। ऑक्सीजन की थेरेपी देंगे हम, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स दे सकते हैं क्योंकि कैल्शियम की कहानियाँ भी मैंने सुनाई, जैसे कि निफेडेपिन। दूसरा, स्टेरॉयड्स, डेक्सामेथासोन। ठीक है। अगर क्रॉनिक है कि भाई बहुत देर हो गई है, प्रोलॉन्ग्ड हाइपोक्सिया हो गया है क्यों, ड्यू टू इंक्रीज एरिथ्रोसाइटोसिस, RBC बहुत सारे मतलब बन रहे हैं, कुछ फिर बन रहे हैं, वो डिस्ट्रॉय हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, तो उसकी वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो सकता है, जिसकी वजह से कोर पल्मोनेल हो सकता है। ठीक है। इसका ट्रीटमेंट क्या है?
वेनेसेक्शन या फिर एसिटाजोलामाइड, 2 चीज़ें हैं, वेनेसेक्शन और एसिटाजोलामाइड। ठीक है, अब वो जो मैंने ऊपर बताया था ना, वही ट्रांसड्यूरेशन होती है, नोजिया वोमिटिंग वगैरह, उसको तुम एमसीक्यू आया था कैसे ट्रीट करोगे, एंड डिसेंट करोगे लोअर एल्टीट्यूड पे, ऑक्सीजन दोगे, एसिटाजोलामाइड दोगे, क्योंकि एसिटाजोलामाइड सिमुलेट करती है रेस्पिरेटरी को, और उसको एसिटाजोलामाइड जब वो सीएसएफ की फॉर्मेशन को भी कम करती है, तो वो इंट्राक्रेनियल टेंशन को कम करेगी, नोजिया वोमिटिंग जो भी सारा कुछ तुम्हें हो रहा है, हेडेक वगैरह, वो सब ठीक हो जाएगा। ये हो गया हाई एल्टीट्यूड। उसके बाद है डीप सी फिजियोलॉजी। डीप सी फिजियोलॉजी में क्या है कि सी लेवल पे ना प्रेशर कितना होता है 1 ATM। उसके बाद हम जितना 10-10 मीटर नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ता रहता है 1 ATM से। डीप सी फिजियोलॉजी क्या होता है, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर जो है उसकी वजह से डीकम्प्रेशन होती है और गैसेस जो है वो कंप्रेस हो जाती हैं, और फिर बाद में अगर हम वो उसको खोलने पे ऊपर आए तो वो रिलीज होती हैं बबल्स के फॉर्म में। जैसे कि बॉटल है, बॉटल को हमने ऐसे कंप्रेस करा हुआ है तो उसके अंदर गैसेस जो है वो कंप्रेस हो गए, जैसे हम उसको खोलते हैं वो बबल्स बन जाती हैं। अब अगर भाई हम नीचे जाएंगे, नाइट्रोजन हमारे अंदर कंप्रेस हो जाएगी, हम जैसे ही ऊपर आएंगे वो बबल बन जाएगी, हमारा तो एम्बोलिज्म हो जाएगा ना, दैट्स नॉट गुड। तो ये होता है, इसको हम बोलते हैं डाइवर्स डिजीज, केसन्स डिजीज या डिकम्प्रेशन सिकनेस। इट इज़ द एक्यूमुलेशन ऑफ नाइट्रोजन गैस। ठीक है, इट इज़ सीन इन डाइवर्स केसन वर्कर्स, मिलिट्री ऑपरेशन, रिक्रिएशन एक्टिविटीज़ के लिए या कोई गया है, या फिर ऑल्सो इन पायलट्स और माउंटेन्स, क्योंकि भाई हमने बेसिकली यही बताना है कि वो डीप प्रेशर, हाई बैरोमेट्रिक प्रेशर में चला गया, ये माउंटेन और उसमें भी वैलिड है पॉइंट। ठीक है, क्या हो जाता है अगर तो नाइट्रोजन इकट्ठी होगी और वो क्रॉस कर गई ब्लड ब्रेन बैरियर को, तो वो जाके नाइट्रोजन की नारकोसिस करा सकती है ब्रेन में। ठीक है, अगर वो जॉइंट्स में चलेगी उसको क्या बोलते हैं, बेंड्स। अगर वो लंग्स में चलेगी उसको क्या बोलते हैं, चोक्स। और अगर ब्लड वेसल में चलेगी तो एयर एम्बोलिज्म हो जाएगी और डेथ हो जाएगी। ट्रीटमेंट क्या है, हाई बंदे को अगर ऊपर लेके आना है, एकदम से ऊपर नहीं लेके आना, हाइपर बारिक चेंबर में डालना है, धीरे धीरे उसका स्लो असेंट करना है, स्लो डिकम्प्रेशन करनी है, तो लेस बबल फॉर्मेशन होगी। ये हो गया डीप सी। अब इसके बाद है स्पेस फिजियोलॉजी। इसमें 2 तरह का होता है कि बंदा स्पेस में गया तो अगर तो पॉजिटिव जी पे खड़ा है, मतलब ऐसे ही खड़ा है, हेड ऊपर फुट नीचे, तो ग्रेविटेशनल जो है फोर्स सारा नीचे को जाएगा। तो क्या होएगा कि नीचे नीचे से ग्रेविटी के अगेंस्ट है बंदा, ठीक, ग्रेविटी तो कुछ है नहीं, मतलब ऐसे नीचे को जा रहा है, तो वीनस रिटर्न सारी नीचे नीचे वीनस रिटर्न है, मतलब नीचे वीनस रिटर्न कम हो जाएगी वीनस पूलिंग की वजह से। ठीक है, तो वीनस रिटर्न कम है, कार्डिक आउटपुट कम है, ब्रेन को भी ऑब्वियसली परफ्यूजन कम मिल रही है, सेरेब्रल परफ्यूजन कम है, तो बंदा एकदम से अनकॉन्शियस और ब्लैकआउट हो सकता है। अगर नेगेटिव जी है, बंदा उल्टा खड़ा हुआ है, तो सारा फुट में नहीं भाई, सारा का सारा ब्लड जो है वो नीचे जा रहा है, वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गया, कार्डियक आउटपुट बहुत ज़्यादा बढ़ गया, सेरेब्रल परफ्यूजन भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया, तो आइज में कंजेशन हो सकती है जिसको हम रेड आउट बोलते हैं। ठीक है, माइक्रो ग्रेविटी के इफेक्ट्स क्या है, बंदा जब बाद में स्पेस में घूम के वापस आएगा उसमें क्या हो जाता है, लॉस ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फेट, बोन मास कम हो जाता है, प्रोन टू फ्रैक्चर्स हो सकता है, उसके उसमें आरबीसी भी कम हो जाते हैं, मसल मास कम हो जाता है, पतला हो जाता है। ठीक है, आपने वीडियो में देखा होगा वो वाली जो मैं यूट्यूब पे देखी थी स्पेस वाली की, वर्क कैपेसिटी आगे जाके लाइफ में कम हो जाती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेटरी फिजियोलॉजी। फार्मा कर ली, फिजियो कर ली, पीड्स कर ली, BTR मतलब खुद चल रहा है, कर ही लिया बेसिकली, और मेडिसिन वाला पार्ट BTR में कवर्ड है। अब जो पैथो भी है ना, वो भी BTR में मैंने लिखी हुई है, कवर्ड है, सिवाय एक टॉपिक सार्कोइडोसिस के, वो हम रिमैट में करेंगे। ठीक है, दैट्स इट।